हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम है आप सभी का आपके द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों कि आज का आपका जो डेट है वो क्या है? 19 सितंबर 2024 देख रहे हैं। और क्लास 9 का आज जो है सो साइंस पेपर होने वाला है प्रोजेक्ट रेल के माध्यम से। दोस्तों वीकली टेस्ट आप कह लो, है ना। तो आज दोस्तों हम इन्हीं सभी पे जो है सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यही टॉपिक पर साइंस का जो क्लास 9 का होने वाला आज का पेपर, उस पर हम लोग सारा क्वेश्चन को डील करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि आप झारखंड के किस ज़िले से हमें देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये जानने में हमें बेहद उत्सुकता रहती है कि आप हमें कहाँ से देख पा रहे हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे इंतजार रहता है आपके कमेंट का। दोस्तों चलिए देरी ना करते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन जो है सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है वो हम लोग चलते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों तो हम लोग आ गए हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। देख रहे हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा करीब 10 क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, बोल सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? दोस्तों ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है परमाणु केंद्रक, दूसरा है क्या इलेक्ट्रॉन, तीसरा प्रोटॉन और चौथा न्यूट्रॉन। दोस्तों इन सभी में से दोस्तों हमारा जो रदरफोर्ड थे ना, उनके अल्फा कण प्रकीर्णन का जो खोज हुआ था वो है सो इलेक्ट्रॉन पर हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं दोस्तों, क्या है कि एक तत्व के समस्थानिक होते हैं। दोस्तों एक तत्व के समस्थानिक होते हैं, समान भौतिक गुण नहीं होगा, विभिन्न भौतिक गुण रासायनिक गुण ये भी नहीं होगा, और क्या है न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी कर ले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्लोरीन का ऋणात्मक आयन है तो उसकी संयोजकता कितनी होगी? दोस्तों आपको पता है कि क्लोरीन जो है सो आता है 17 नंबर पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऋण आयन है तो घट रहा है कितना, 1, तो हो जाएगा 18, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका 18। अब इसका जो है दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों का संयोजकता। आप जानते हैं के में क्या लेगा, के में लेगा आपका 2, एल में लेगा 8, 10 हो गया, ठीक है, और एम में कितना लेगा 8 फिर से, यानी कि उसको कंप्लीट करना है करीब 18। तो जो है सो हमारा जो 72 कक्षा में जो होती है दोस्तों वही हमारा संयोजकता होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देख रहे हैं सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। दोस्तों जानते हैं कि सोडियम आपका जो है दोस्तों आता कितना नंबर पे है, वो आता है 11 नंबर पर, है ना। तो आपका के पे ले लेगा 2, एल पे ले लेगा 8, 10 हो गया, और बाकी जो बचा एम पे लेगा कितना हो गया 2, 8, 10 से 11 हो गया ना, यानी कि 2, 8 और 1 जहाँ भी आपको ये ऑप्शन में दिखे वही आंसर हो जाएगा। ये गलती हो जाएगा ए, तो बी भी गलती हो जाएगा, सी भी गलती हो जाएगा, डी सही है। देखिए डी में है ना, डी में क्या है 2, 8, 1 है, तो ये हमारा सोडियम का जो है सो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है, देख रहे हैं हीलियम परमाणु का द्रव्यमान जो है सो 4 U है, मतलब 4 यूनिट है, तो उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? दोस्तों तो देखिए हम लोग आ गए हैं, ये हीलियम परमाणु का द्रव्यमान दोस्तों 4 यूनिट था, ठीक है, तो उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, तो इसका जो है सो कितना न्यूट्रॉन होगा। देख रहे हैं हीलियम, दोस्तों हीलियम को हम लोग दिखाते हैं He से, ठीक है। इसका परमाणु द्रव्यमान दोस्तों जो होता है वो कितना होता है, 4 होता है, और प्रोटॉन जो होता है उसका 2 होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो परमाणु द्रव्यमान बराबर दोस्तों क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो परमाणु द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, हमने यहाँ 4 लिख दिया, ठीक है, बराबर प्रोटॉन कितना दिया हुआ है दोस्तों, प्रोटॉन हमारा दिया है 2, हमने 2 लिख दिया, प्लस चाहिए क्या हमें, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को हमने लिख दिया ऐसे ही। तो अब जान रहे हैं कि न्यूट्रॉन को हम लोग यहीं छोड़ दिए हैं, तो ये 2 चल जाएगा 4 के पास, तो माइनस ले लेगा, ठीक है, यानी कि 4 - 2। तो दोस्तों फाइनल आंसर जो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, न्यूट्रॉन बराबर 2, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका जो है सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए हमारा वो क्वेश्चन नंबर 5 था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है दोस्तों कि किस रोग के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो घेंघा नहीं, कैंसर, जी हाँ दोस्तों, कोबाल्ट का जो समस्थानिक उपयोग किया जाता है हमारा कैंसर रोग में किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 को कर लें आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों, देख रहे हैं केनाल किरण की खोज कब हुई थी? तो केनाल किरण की खोज दोस्तों जब हुई थी ना, वो 1687 में नहीं हुई थी, इसमें भी नहीं हुई थी, इसमें भी नहीं हुई थी। हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है, यानी कि 1886 में हुई थी केनाल किरण की खोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की और हम लोग 7 हो गया है, 8 की ओर हम लोग आ गए हैं
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है तो निम्न में से वो किसके बराबर होता है। तो बल का एसआई मात्रक दोस्तों न्यूटन है तो वो हो जाएगा, ये भी गलती हो जाएगा, ये भी गलती हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका आंसर सी कर लें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देख रहे हैं दोस्तों, वस्तु का जड़ तो उसके खाली स्थान की माप है, तो गुरुत्वाकर्षण का नहीं, बल का नहीं, द्रव्यमान का। ठीक है, जड़त्व का नियम दोस्तों जो है सो क्या करता है, द्रव्यमान के माप में, द्रव्यमान के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, जैसा द्रव्यमान रहेगा वैसा जड़त्व का नियम उस पर काम करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सी हो जाएगा, कर लें इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। और दोस्तों हमारा जो 10 है सो हमारा आखिरी प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, फिर चलेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देख रहे हैं क्या है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं। मैं लगातार अगर आप लोग की तैयारी को लेकर के वीडियो अपलोड कर रहा हूं, और अगर मैंने क्लास 9th और 10th दोनों के लिए एक वीडियो अपलोड किया था जिसका नाम था अदिश राशि और सदिश राशि क्या है, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, और नहीं तो आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट दे दिया है, इसको देखें आप, यही है अदिश राशि और सदिश राशि क्या है। ये वीडियो दोस्तों आप लोग देखते नहीं हैं, है ना। इस वीडियो को अगर देखते तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया था। अदिश राशि और सदिश राशि, आप जैसे स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा अदिश राशि कौन सा सदिश राशि है। तो दोस्तों हमने उसका एक ट्रिक दिया है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक दिया है। आप कभी भी एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं करोगे, कभी भी आपको ऐसी परेशानी नहीं होगी अगर उस वीडियो को देख लेते हो तो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग देख लेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समय मिलेगा तो उसको भी देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। ठीक है, अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में। उसमें दोस्तों अदिश राशि का और सदिश राशि का मैंने जो है सो ट्रिक दिया है। सदिश राशि का ट्रिक थोड़ा सा मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ, वो ये है कि भात खावे से, ठीक है, भात खावे से, ठीक है, बल आवत है। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये हमारा जो है ना सदिश राशि का हम बता रहे हैं। अदिश राशि का कुछ अलग डेफिनेशन है, अलग उसका ट्रिक है। ठीक है, डेफिनेशन नहीं बोलेंगे, ट्रिक बोलेंगे। डेफिनेशन भी मैंने बताया है, आप जाके चेक कर सकते हैं, दोनों बताया मैंने। ठीक है, तो सदिश राशि का क्या ट्रिक है, देखिए, भात, भात में याद रखिएगा, भात से हो जाएगा भार, भार हमारा क्या रहेगा, अदिश राशि। ता से त्वरण हमारा हो जाएगा अदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि। ठीक है, फिर खावे में वे से हो जाएगा वेग, वेग भी हो जाएगा हमारा सदिश राशि। ठीक है, से संवेग भी हो जाएगा हमारा सदिश राशि। अब दोस्तों क्या आ गया, बल, बल तो ऑटोमेटिक बल हो गया, बल भी संवेग राशि सदिश राशि हो गया। तो यही आप लोग को दोस्तों यहाँ बता दें कि मेरे ट्रिक के माध्यम से अगर आप पढ़ो तो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। तो मैंने जो है सो सदिश राशि में बल को भी बताया है, तो बल हमारा यहाँ पे सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं उस वीडियो को आप लोग देखेंगे और वीडियो देख के कमेंट कीजिएगा, तब मुझे समझ में आएगा कि आप लोग ने रियली में उस वीडियो को देखा था। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी वीडियोज़ मैं ला रहा हूँ आप लोग एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको थोड़ा सा प्राथमिकता दें। आप लोग प्राथमिकता नहीं देते वीडियो को, है ना। आप लोग सिर्फ प्रोजेक्ट ड्रिल का क्वेश्चन का अपलोड कीजिएगा सर, बस आप लोग ये कमेंट करते हो, वो मैं करूँगा ही, लेकिन उसके अलावा भी जो दोस्तों कंसेप्ट वाली वीडियोज़ है, कंसेप्ट वाली क्लासेस है, वो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। उस पर भी आप लोग फोकस बनाए रखें, वो आपके बेनिफिट के अकॉर्डिंग जो है सो मैंने उस वीडियो को अपलोड किया है। आपका जितना बेनिफिट है उतना मेरा भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा गप ना करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 11 में आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में देख पा रहे हैं दोस्तों क्या है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से अपरमाणु कण हैं। तो पहला दोस्तों है वो इलेक्ट्रॉन है, पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन है। दूसरा क्या है, प्रोटॉन है। तीसरा क्या है, न्यूट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को दोस्तों हम लोग सी से डिनोट करते हैं, इसको ऋणात्मक बोल सकते हैं या फिर ऋणावेशित बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोटॉन को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग धनावेशित बोल सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो है सो न्यूट्रॉन को हम लोग एन से करते हैं डिनोट, जिसको हम लोग उदासीन कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों को आप लोग जो दोस्तों इसको कर लें, ये एग्जाम में आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है और फाइनल एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको भी आप जो है सो कर लें, इसको मेमोरी। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 12 में, कार्बन और मैग्नीशियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। दोस्तों कार्बन और मैग्नीशियम के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन वितरण हम लोग लिखिए, हम लोग लिखते हैं। देखिए जैसा कि
देख रहे हो दोस्तों, वहाँ पे स्क्रीन में प्रॉब्लम होता है लिखने में, इसलिए मैंने पर्सनली बोर्ड पे आकर के फिर लिखा है। तो आपको थोड़ा सा हम ये कहते हैं कि आपके वीडियोस को मैं बनाने में मुझे जो काफ़ी परेशानी होती है, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये कि मैं किसके लिए करता हूँ, आप लोग के लिए करता हूँ। तो कम से कम आप भी हमारे लिए थोड़ा सपोर्ट करें और थोड़ा वीडियो में कमेंट और लाइक जरूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि दोस्तों जितना बेनिफिट आपका है उतना बेनिफिट मेरा भी है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा था क्या, कार्बन और मैग्नीशियम के जो है दोस्तों उसका परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन वितरण को दिखाना था, है ना। तो देख रहे हैं हमारा कार्बन को हम लोग जो है दोस्तों परमाणु संख्या जो सो 6 में देखते हैं, 6 में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, यानी कि 6 नंबर पे आता है कार्बन। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण कैसा हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों का वितरण के में चल जाएगा 2, बाकी बच गया 4, यानी कि 6 हो गया ना, चल जाएगा एल में चल जाएगा 4, यानी इसका अर्थात हमारा ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों का वितरण। उसी प्रकार हमारा मैग्नीशियम में आते हैं दोस्तों, मैग्नीशियम का जो है परमाणु संख्या होता है 12। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे करेंगे, तो के में 2 हो जाएगा और एल में 8 हो जाता है। जानते हैं के में 2 एल में 8 लेता है, बाकी जो है सो एम में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि 2, तो 2 8 10 10 और 2 12 हो गया ना, यानी अर्थात हमारा जो है सो ये 12 यहाँ कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से हमने कार्बन और मैग्नीशियम दोनों के जो है सो परमाणु संख्या तथा उसके इलेक्ट्रॉनों का वितरण को यहाँ दर्शा रखा है। आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। और समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करें, मैं इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो, एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, और तभी लाऊंगा दोस्तों जब आप कमेंट करोगे और आप उसको सपोर्ट बनाओगे। ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो फालतू में करूँगा, उसको रिकॉर्ड और अपलोड करूँगा, आप देखोगे नहीं तो मेरा जो है सो फिर टाइम वेस्ट हो गया ना। तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा कमेंट अगर रहेगा कमेंट बॉक्स में तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वितरण करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे करते हैं वो उसका हम एक स्पेसिफिक वीडियो ला देंगे। चलिए देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 12 शॉर्ट क्वेश्चन था, वेरी शॉर्ट बोल सकते हैं आप। उसके बाद हमारा आ गया शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, जैसे देख रहे हैं कि नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में कौन कौन सी अवधारणाएं प्रस्तुत की। ठीक है, तो आइए इसका आंसर हम लोग करते हैं। तो दोस्तों ये रहा नील्स बोर का जो है अवधारणा। उन्होंने कहा था कि परमाणु के केंद्र में नाभिक स्थित होता है जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लें। दूसरा बात उन्होंने ये कहा था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या एवं निश्चित ऊर्जा वाले पथों में गति करते हैं। ये निश्चित ऊर्जा वाले पथ कक्षा, कोश और ऊर्जा या ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। ठीक है, हमारा इसका थोड़ा देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। थोड़ा मैं स्पीड में बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारे पास जो समय नहीं है और काफ़ी सारा वीडियोस अपलोड करना है। ठीक है, आप लोग के क्लास 9 10 8 जो भी है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा वीडियो को रोक के भी आंसर पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है हमारे नील्स बोर की अवधारणा में, कि परमाणु में कक्षाएँ नाभिक के चारों ओर सकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित होती है, जिन्हें एन से दर्शाया जाता है। ठीक है, इनका जो है मान हमेशा पूर्णांक जैसा 1 2 3 4 5 तथा इन्हें KLMNO द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये इनके जो है सो नील्स बोर के जो है सो अवधारणाएं थी, इनको आप है सो मेमोरी कर लें, याद कर लें, इसको लिख लें। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, तो ज़्यादा हम लोग लंबा भी लिखेंगे नहीं इसको। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देख रहे हैं हम लोग जो है सो क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया है, हम लोग आ गए हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देख पा रहे हैं दोस्तों क्या है, कि एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 16.2 यूनिट है, तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक जो है सो X जो है सो X का जो है सो भार कितना है, 16 है और संख्या 8 है, और एक है 18 और 8 है ना, का जो है सो प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो आइए इसका भी हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं आप कि माना नमूने में जो है सो हमारा दोस्तों जो है सो एक्स का जो है सो समस्थानिक 16 था और 8 था, समस्थानिक की प्रतिशत A मान लेते हैं। ठीक है, तो जिसको ये जिसका 16 था परमाणु भार, उसको हमने क्या किया, A मान लिया। तो उसी प्रकार जो है 18 वाला का दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, उसका भी हम लोग कुछ मानेंगे। वो हम क्या किए, 100% में A को दिए घटा, यानी कि इसको 1 माने हुए हैं, तो जो है सो अगले वाले को 100 से 1 कम मानेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब औसत द्रव्यमान क्या होगा दोस्तों, देख रहे हैं कि इसका द्रव्यमान कितना था, परमाणु द्रव्यमान 16 था, हमने लिख दिया, और इसका जो है सो A हमने माना था, तो A को बट्टा 100 ले लिया, क्योंकि 100 जो होता है परसेंटेज का, इसलिए इसको ले लिया। प्लस क्या है, इसको हम यहाँ पे काटते हैं ना, थोड़ा सा समझिएगा। बाकी प्लस यहाँ पे दे दिए, और फिर क्या है, अगले वाले का 18 परमाणु द्रव्यमान है, लिख दिया, और इसका क्या माना था हमने, 100 माइनस ए बट्टा 100 मान लिया, यानी कि परसेंटेज है तो 100 मानेंगे नीचे। अब इनको जब सॉल्व किया जाएगा दोस्तों, तो करीब आपका जो है सो कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ये वाला प्रॉपर आपका ऐसा आ जाएगा। ठीक है, बाकी 16.2 आपका जो है सो औसत द्रव्यमान दे रखा है क्वेश्चन में, ये हमने इक्वल के जो है सो
बाएं साइड रख दिया और दाएं साइड फार्मूला जो हमने पुट किया उसको कर दिया, ठीक है। बाकी दोस्तों इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका 18-2a/100 आएगा। किसको सॉल्व कीजिएगा तो दोस्तों कुछ ऐसा आ जाएगा आपका इंटरफेस, आप लोग सॉल्व करके देख लें, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो आपका जो है सो कुछ इस तरह से आ जाएगा और पूरा ए का मान जो है सो 90% निकलेगा। तो ठीक है, तो 100% में क्या करेंगे दोस्तों, 90% देंगे घटा, तो हमारा जो है सो कुल मिलाकर के आंसर कितना आ जाएगा, 10% होगा उसका प्रतिशतता, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो दोस्तों तो कमेंट करें, मैं इसका भी वीडियो जो है सो प्रॉपर तरीके से ला दूंगा। अभी फिलहाल के लिए स्क्रीन पे सब चीज़ को बताना संभव नहीं हो पाता है। आप इसका आंसर जो है सो इसी तरह से आप देख करके लिख लें, समझ लें, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने जो है सो 14 नंबर क्वेश्चन कर लिया है। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों। यहाँ बताया जा रहा है कि उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारिक, इन सभी को हम जो है सो एकदम अच्छे से करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग जो है सो सॉल्यूशन को देखते हैं, ठीक है। स्क्रीन पर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो हमने क्या किया, स्पेशली आपके लिए बोर्ड में आंसर लिख करके जो है सो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। देखिएगा यहाँ पे क्या है कि परमाणु संख्या लिखा हुआ है। परमाणु संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, सो समझिए किसे बोलते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस परमाणु की परमाणु संख्या कहलाती है। यानी कि कोई भी परमाणु हो उसके नाभिक में जितने भी प्रोटॉन उपस्थित हैं उसकी संख्या ही परमाणु संख्या कहलाती है। और उनका उदाहरण हम लोग लिए हैं, जैसे कि मान लें कि हम यहाँ पे क्या है कि उदाहरण के रूप में कार्बन को लिए हैं, ठीक है। कार्बन को हम लोग डिनोट करते हैं C से और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 6, ठीक है। तो 6 मतलब के कक्ष में 2 जाएगा और एल में 4 जाएगा, तो 4 2 6 हो गया ना। अब इसको हम लोग देखिए कैसे इसको ये मतलब बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कि नाभिक छापने के बाद हमारा ये के कक्ष हो गया और ये एल कक्ष हो गया। तो के में हमने क्या किया, 2 जो है सो हमारा इलेक्ट्रॉन रखा, बाकी 4 रख देंगे बाहर, ठीक है। ये हो गया 6 हो गया। तो दोस्तों जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं ना, उसी तरह से हमारा केंद्र में यानी कि नाभिक में भी होना चाहिए। जितना इधर 4 और 2 6 हो गया, वैसे यहाँ पे 6 यहाँ पे होगा, 1 2 3 4 5 6 से करके देख रहे हैं। यहाँ मैंने बिंदु बिंदु किया है, 6 यहाँ पे भी हो जाएगा, यानी नाभिक में हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को दोस्तों हमने यहाँ पे उदाहरण के रूप में यहाँ पे जो है सो ड्रॉ किया है, ठीक है। इसको आप लोग समझ लें। चलिए हमारा इसी क्वेश्चन का जो है सो अगला बिंदु क्या था कि द्रव्यमान संख्या क्या है, ठीक है। तो उसी को मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दिया है, देख रहे हैं आप लोग को दिख रहा होगा आई थिंक। चलिए देखते हैं क्या है द्रव्यमान संख्या। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। देखिए दोस्तों कितना आसान सा इसका डेफिनेशन है कि परमाणु संख्या जो भी है, परमाणु है उसका उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या जितना हो उतना न्यूट्रॉनों की संख्या भी होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा द्रव्यमान संख्या। इसका भी एग्जाम्पल हमने लिया है नीचे, थोड़ा नीचे आते हैं, आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा बेहतरीन तरीके से, क्योंकि हमने यहाँ पे भी कार्बन को ले लिया है। कार्बन का दोस्तों परमाणु संख्या 6 होता है, आप लोगों को पता ही है। तो प्रोटॉन जितना 6 है तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन भी 6 होगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के कितना हो गया, 6 6 12। ये 12 दोस्तों क्या हो गया, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, 15 का ए और बी कर लिया है। इसका सी और डी बचा हुआ है, सी और डी को चलते हैं, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सी देखिएगा तो उसमें क्या है ना, बोल रहा है कि समस्थानिक बताएं। समस्थानिक का मतलब क्या होता है, और डी में संभारिक, दोनों एक दूसरे के क्या दोस्तों विपरीत है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो पहले हम लोग समस्थानिक को पढ़ते हैं। समस्थानिक को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए देखिए क्या है कि एक ही तत्व के वह परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक तो समान होती है, परमाणु क्रमांक तो समान होती है, सो बोल रहा है, परंतु परमाणु भार अलग होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन देख लिया, हाइड्रोजन का क्या है, 11 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, 13 हाइड्रोजन। यहाँ पर परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, लेकिन जो है सो भार अलग अलग है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे संभारिक को भी दिखाया है। संभारिक में भी कोई बड़ा अंतर नहीं है, यहाँ उल्टा हो जाएगा जो हमने अभी पढ़ा समस्थानिक का, ठीक है। यहाँ देखते हैं, तत्व के वह परमाणु जिनकी परमाणु भार तो समान होती है, वहाँ परमाणु संख्या समान थी, यहाँ परमाणु भार समान होती है, परंतु परमाणु क्रमांक समान नहीं होगा। परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु संख्या समान नहीं होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए देख रहे हैं यहाँ पे जो है सो आइसोटोप सल्फर का 40 है, क्लोरीन का 40 है, या आर्गन का 40 और कैल्शियम का 40 है, देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है सो यहाँ पे क्या हो गया, परमाणु भार समान है ना, समान है ना, 40 40 40 40, उसी प्रकार से। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 15 का सी डी भी कर लिया, समस्थानिक और संभारिक, ठीक है। अब हमारा दोस्तों आखिरी प्रश्न बच रहा है। दोस्तों आखिरी प्रश्न क्या है, तो वो है हमारा यही देखिए, हाँ दिख रहा है दोस्तों कि आपका है सो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, जड़त्व से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जड़त्व का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। देख रहे हैं दोस्तों हमारे पास जड़त्व का मतलब अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी,
जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है और उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाता है, ठीक है, या नहीं कर ली छूट गया, ठीक है। तो ये बोला दोस्तों कि कोई भी वस्तु विरामावस्था में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई हम बाहरी बल ना लगा दें। अगर बाहरी बल लगाते हैं और उसका स्थान परिवर्तन होता है, चाहे स्थिति परिवर्तन होता है, तो समझ लीजिए कि वो जड़त्व का जो है सो नियम वहाँ पे काम किया है। और जड़त्व का नियम दोस्तों है सो न्यूटन का गति का पहला नियम पर आधारित है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारा जो है सो 15 का है सो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हमारा दोस्तों 16 है आखिरी प्रश्न। 16 का जो दोस्तों बी है आखिरी प्रश्न। एक पत्थर जिसका द्रव्यमान 10 kg है और 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। पहले समझिए दोस्तों, द्रव्यमान जब भी बोलेगा तो मास बोलते हैं। एम कितना है हमारा 10 kg, ठीक है। और जो है सो जब भी वेग बोलेगा तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है 2 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो उसको क्या निकालने बोला, संवेग। संवेग को यहाँ पे दोस्तों बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम को दिखाते हैं पी से, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आइए देख रहे हैं हमने यहाँ पे 16 का एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है पी मतलब संवेग मोमेंटम। तो इसका फॉर्मूला था दोस्तों द्रव्यमान गुना वेग यानी एम इंटू वी। तो एम हमने बताया था 10 kg था और जो सो वी था 2 मीटर प्रति सेकंड। तो 10 दूनी कितना हो गया 20। तो 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको देख लें अच्छे से और इसका आंसर कर लें। तो दोस्तों इसी तरह से करीब 16 का 16 प्रश्न हो गया दोस्तों। आप देख रहे हैं कि ये 16 प्रश्न दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप जो है सो वीडियो को अगर समझ में नहीं आया तो फिर से रिकॉर्ड करके इसको आप देख ले, समझ लें और लिखने का प्रयास कर लें कम से कम कॉपी में। और उम्मीद करते हैं कि आपका जो है सो एग्ज़ाम बेस्ट जाएगा। और चैनल पर नए हैं जो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देगा ताकि उनको भी जो है सो इनका लाभ मिले। और मैं यही कहूँगा दोस्तों कि जब भी मैं प्रोजेक्ट रेल के अलावा भी और भी कोई वीडियोस बनाता हूँ क्लास 9 को लेकर के, तो उसको आप लोग इग्नोर ना करें। उसमें देखिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि आपके कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं और कंसेप्ट को आप खोइएगा तो भविष्य में कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है सो अदिश राशि और सदिश राशि वाला वीडियो देख लीजिएगा। आपको बहुत अच्छा कुछ समझ में आएगा, बहुत अच्छा चीज़ में क्लियर होगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, ये कहने का मतलब मेरा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि अगले वीडियो भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।